नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग, जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएं। तो तैयार हैं सभी लोग? स्टार्ट करें। चलिए, अब आज बताएं सभी लोग क्या करने वाले हैं हम, है ना? हम लोग क्या करने वाले हैं आज? पेन कहाँ गया? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिहार स्पेशल की हमने बात की थी कि आज से बिहार राज्य विशेष स्टार्ट करेंगे। और बिहार राज्य विशेष में सबसे पहले हम आर्थिक सर्वेक्षण करने वाले हैं। लेकिन, है ना, बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण अगर हम करें और भारत की ना करें तो फिर हम कंपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि पहले भारत की इकोनॉमिक सर्वे कर लेते हैं, बजट कर लेते हैं और फिर बिहार की स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्लियर? सब लोग सहमत है ना? राजीव जी, जो आपका मुद्दा है ना, जो आपका मुद्दा है ना, इस मुद्दा के ऊपर मैं क्या कहूं। ठीक, आइए स्टार्ट करें। तो सभी लोग डालेंगे आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, और इसको देखते हैं बेहतरीन तरीके से। एक एक चीजें हम सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए सभी लोग डालेंगे यहां पर आर्थिक समीक्षा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे इकोनॉमिक सर्वे। 2023-24 होगा या 22-23 होगा? इकोनॉमिक सर्वे बजट एक्स्ट्रा का होता है, ये हो जाएगा आपका 2022-23 का। हो गया? सबने लिख डाला? टाइटल हो गई? हाँ, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछला और करंट ईयर होता है, और बजट जो होता है थोड़ा सा हम फ्यूचर को लेकर चलते हैं, तो वो ये और नेक्स्ट ईयर का होता है। ठीक है, सबने डाल लिया? अब ये सबसे पहले बात करें कि आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत कौन करता है, ये है क्या। सबसे पहले तो हम ये समझे कि आर्थिक समीक्षा होती क्या, इकोनॉमिक सर्वे क्या होती है। ठीक, तो समझिएगा, जैसे कि एक हमने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या खर्चे किए, क्या हमारे इनकम रही, क्या हमने एक्सपेंडिचर किया, ये सारी चीजें, इनके बारे में हम बैठकर अच्छे से अध्ययन करें, और अध्ययन का जो रिजल्ट आ जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं? समीक्षा बोलते हैं। ठीक है ना, समीक्षा, यानी कि उसमें निगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों की हम चर्चा पर चर्चा यहाँ पर करते हैं। और बात करें कि इसको पेश कौन करता है, सबसे पहली बात, है ना, तो पेश किसके द्वारा? हमारे जो वित्त मंत्री है ना, वित्त मंत्री, है ना। और वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमण। ठीक है ना, कौन है? निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले क्या किया गया? तो इसको जारी किया गया। बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? तो 1 फरवरी को, और उससे पहले देखा जाए तो 31 जनवरी हो जाएगा। 31 जनवरी को इसे क्या किया गया? इसको प्रस्तुत किया गया। ठीक है, कब? तो 31 जनवरी को। साथ में सभी लोग यहां पर लिखते हुए चलेगा। राहुल जी देखिएगा, हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य विशेष की, है ना। और बिहार राज्य विशेष की आर्थिक समीक्षा करने से पहले हमें भारत की आर्थिक समीक्षा करनी अनिवार्य हो जाती है, ताकि हम दोनों की कंपेयरिंग कर सके। तो बिहार का तभी अच्छे से हम रिलेट करके पढ़ पाएंगे जब हम भारत की आर्थिक समीक्षा कर पाएंगे। तो अभी ये हम भारत की कर रहे हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इंडिया, है ना। किसकी? तो इंडिया की।
ठीक है, इसके बाद तुरंत हम करेंगे बिहार राज्य विशेष की। ठीक है, क्लियर हो गया? सब कुछ होगा बिहार पर, तो अभी हम आ ही रहे हैं। अभी देखिएगा, अभी एग्जाम में आपके 1 महीने हैं और हमारा करंट अफेयर का जो सिलेबस बचा है 1 हफ्ते का बचा हुआ है, तो पूरा हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बावजूद भी आपके पास देखा जाए तो 20-21 दिन रहेंगे रिवीजन करने के लिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ एग्जाम से पहले तो मैं आऊंगा ही यूट्यूब पर सारी चीजें रिवीजन करवाने के लिए। तो हमारी सिलेबस जो है समय के अनुरूप चल रही है, सही तरीके से चल रही है और हमारी पूर्णतः कंप्लीट भी होगी, ठीक है ना। एमसीक्यू मैं यूट्यूब पर ही करवाऊंगा, अगर यहाँ पर एमसीक्यू करवाऊं तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी सिलेबस भी लगभग समाप्त हो जाएगी बहुत जल्दी, है ना। आज कितना तारीख है? आज 18 है ना। आपके 1 तारीख आने से पहले पहले इसी महीने में पूरी सिलेबस आपकी करंट अफेयर की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। जीके देखिएगा, जीके तो मैं नहीं करवाऊंगा ना, स्टैटिक जीके मुझे करवाना था, यानी कि करंट से रिलेटेड जो डेटा होती है उसी को बता देते हैं। तो करंट से रिलेटेड जो डेटा होती है उसी को हम स्टैटिक जीके कहते हैं, ठीक। जैसे कि वन सर्वेक्षण जब हम बिहार में वनों की भूमिका हम देखेंगे तो वहीं पर मैं रिलेट करके भारत का बताऊंगा, और वन से रिलेटेड क्या क्या डेटा है, जो बेसिक डेटा हमें पढ़नी है वहीं पर हम करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अब यहां पर बात करें क्या क्या चीजें, है ना। तो सबसे पहली बात कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, आपके लिए तो ये क्वेश्चन बन जाता है। ये तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया, 31 जनवरी को किया गया। अब इसमें होता क्या है, तो हम विभिन्न प्रकार के अंदाजा लगाते हैं। हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का अंदाजा लगाते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात कि हम अर्थव्यवस्था की विकास दर की बात करें, है ना। जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था का विकास दर हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना, विकास दर, ठीक है। क्या, तो इसकी विकास दर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर अंदाजा लगाते हैं कि ये जो विकास दर है वो यहां पर क्या रहने वाला है, ठीक है, वो यहां पर क्या रहने वाला है, कितना है। एक बार सभी लोग, है ना, सभी लोग कमेंट करके भी बताते हुए चलेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करके पढ़ते हैं ताकि मजा आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल राहुल जी, लड़ेगा। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी बिहार में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, किसी भी प्रश्न पत्र को उठाकर देखिए, क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा आया है जो मैंने नहीं लड़वाया। बस एक बार फेल हुआ था, कहां, तो 68वीं बीपीएससी में। क्यों, बीपीएससी से मात्र 10 दिन पहले मैंने क्लासेस स्टार्ट किया। अगर 2-3 महीने पहले आया होता तो बीपीएससी में भी सारे क्वेश्चन लड़वाता, लेकिन फिर भी वही 8 से 10 दिन में जो मैंने पढ़ाया था उसमें से 16 क्वेश्चन आए थे, है ना। 33-34 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उसमें से 16 क्वेश्चन मात्र 10 दिन में लड़वाया था, ठीक है। और बाकी उसके बाद देखा जाए तो बीएड का एग्जाम हुआ, बीएड में 3 करंट अफेयर आए थे, तीनों मैंने लड़वाए हुए थे, ठीक है। उसके बाद बीएसएससी सीजीएल हुआ, बीएसएससी सीजीएल में 95% क्वेश्चन लड़वाया हुआ है मैंने। और आपके जो एग्जाम होंगे ये कैसे नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, नेशनल मूवमेंट मैं करवाऊं, नेशनल मूवमेंट देखिएगा थोड़ा सा मैं डिटेल में करवा देता हूं, क्योंकि मैंने यूपीएससी का ऑप्शनल करवा रखा है तो समय ज्यादा लग जाएगा। आपके तो सर तो करवा ही रहे होंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिएगा अंदाजा लगाया गया है कि ये कितना रहने वाला है, तो ये रहने वाला है 7%, है ना। 2023 के लिए अंदाजा लगाया गया है कि ये रहने वाला है आपका 7%, ठीक है। पिछले वित्त वर्ष में देखा जाए तो पिछले वित्त वर्ष में ये कितना था, तो पिछले वित्त वर्ष में याद रखेगा, पिछले वित्त वर्ष में ये था आपका 8.7%, ठीक है। तो पिछले में ये 8.7% था, लेकिन इस वित्त वर्ष में अंदाजा लगाया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट होगी ये 7% की दर से बढ़ेगी, ठीक है। कितना, 7% की दर से यहां पर बढ़ने वाली है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आगे हम बात करें और क्या क्या चीजें, है ना। अब देखिए, इसको करने से पहले थोड़ा सा 1-2 चीज मैं बेसिक समझा दूं। देखिएगा, जहां कहीं भी 2 शब्द आपको देखने को मिलेगा जो भी हम पढ़ेंगे, एक आपको देखने को मिलेगा, है ना, कि बेसिक रेट से एक क्या देखने को मिलेगा,
एक देखने को मिलेगा बेसिक रेट्स के आधार पर और दूसरा आपको देखने को मिलेगा करेंट रेट पर। ये समझ में आता है? ये दोनों टर्म समझ में आता है? जैसे हम जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे, एक बोलेंगे हम क्या चीज, तो बेसिक रेट पर, दूसरा करंट रेट पर। ये समझ में आएगा? नहीं समझ में आ रहा? समझ लीजिएगा। देखिएगा, जैसे होता है ना, एक हम कंपेयरिंग करें, मैं जैसे अपना एग्जांपल देता हूं, ठीक? जैसे कि मान लीजिए मैंने जॉब करना स्टार्ट किया कब से, तो 2015 मान लेते हैं। 2015 से मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? 2015 से मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया और इस समय मान लीजिए मुझे सैलरी उस समय मिली होगी महीने के 20,000 रुपए, है ना? 2015 में महीने के 20,000 रुपए सैलरी मुझे मिली होगी। अभी हम खड़े हैं क्या, 2023 में, है ना? 2023 में, और मान लीजिए मेरी सैलरी यहां पर कितनी है, 1.5 लाख रुपए है ना? पर मंथ 1.5 लाख रुपए मिल रही है, ठीक? तो अगर एक बात करेंगे कि करेंट सैलरी मेरी कितनी है, तो हम क्या कहेंगे, 1.5 लाख रुपए, ठीक है? करंट सैलरी कितनी है, 1.5 लाख रुपए। लेकिन कहे कि सैलरी जो है इसमें ग्रोथ जो है ये बेसिक रेट से कितना हुआ है, तो ये हमारा हमने बेस मान लिया कि 2015 को हमने क्या बना लिया, बेस बना लिया। उस समय मैं 20,000 कमाता था, आज 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो उससे 1,30,000 रुपए में अभी ज्यादा कमा रहा हूं और इसकी परसेंटेज निकाल लीजिए। वैसे ही जब भी किसी भी टॉपिक की हम बात करेंगे, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, है ना, या फिर पर कैपिटा इनकम की हम यहां पर बात करें, तो जब भी मैं बोलूं कि बेसिक रेट पर, तो यहां पर हमने बेसिक 2011-12 फिक्स कर रखा है ना? अभी हमने 2012-11 को हमने वहां से अपने आप को कंपेयरिंग करते हैं, तो 2011-12 हमने फिक्स कर रखा है। जहां कहीं भी हम बात करें यहां पर बेसिक रेट की, तो 2011-12 पर दिमाग ले जाना है कि वहां से कंपेयरिंग करें तो उसके अंतर्गत कितने परसेंट का यहां पर डेवलपमेंट हुआ है। और वहीं हम बात करें करंट रेट की, तो समझिएगा हम अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर? अरे सच में इतना नहीं है, पगला मत जाना सब, ये तुम्हें एग्जाम्पल बताया था। लेकिन एटेक में बहुत सैलरी है, ये बस सोच लेना, बहुत सैलरी है, ठीक है ना? इससे ज्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है, ठीक? चलिए, तो ये समझ में आ गया, बेसिक रेट और करंट रेट समझ, मैं लिख दिया सब एकदम, लेके पार्टी दीजिए, ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है ना? एटेक में बहुत सैलरी होती है, 1 लाख के ऊपर ही है, बस इतना समझना, ठीक है? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना? तो आइए इसको मैं मिटा देता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बेसिक और करंट रेट समझ चुके होंगे। कई सारे टर्म्स आएंगे, जो टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना? कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी को उस टर्म्स को समझा दूंगा, क्योंकि वो टर्म समझ में नहीं आएगा तो मैं कितना भी रटवा दूं, वो चीज दिमाग में छपेगी ही नहीं। और टर्म समझ में आ जाएगा तो मैं आपके जीवन से जोड़ के उसको एग्जाम्पल में ऐसे दे दूंगा कि वो दिमाग में आपके छप जाएगा, ठीक है ना? क्लियर? ठीक है, चलिए अब बात कर लें। ये तो हो गया हमारा कौन सा, 2022-23 का। इसके आधार पर अंदाजा लगाया गया क्या चीज, तो 2000, है ना, 2023-24 में हमारी जीडीपी कितनी रहने वाली है ना? 2023-24 की हम बात कर ली, हमने बात कर ली 2022-23 की, कि 2022-23 में, है ना, 2022-23 के आधार पर ये आपका इतना यहां पर रहने वाला है, ठीक है? ये कब था, तो ये हमारा पिछला था, पिछले वित्त वर्ष का। अब अंदाजा ये लगाया गया है कि 2023-24 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कितनी रहने वाली है, तो यहां पर अंदाजा लगाया गया है कि ये रेट जो है 6 से 6.8% रहने वाली है। कितना, तो 6 से 6.8% ग्रोथ रेट यहां पर रहने वाली है, ठीक है? ये बातें समझ में आ गई। ये 2023-24 के लिए अंदाजा यहां पर लगाया गया है, यानी कि हमारा जो यहां पर धीरे धीरे पीरियड बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे पीरियड जो बढ़ रहा है, इसमें 6 से 6.8% यहां पर रहने वाली है, ठीक है? चलिए, ग्रोथ रेट, एक चीज ये भी समझ लीजिए, जीडीपी कितने लोग समझते हैं, सब लोग समझते हैं ना? जीडीपी क्या है, इसको इसका फुल फॉर्म क्या है,
है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी देश की सीमा के अंदर अंतिम रूप से एक वर्ष के अंतराल में उत्पादित सभी वस्तुओं के मूल को हम जीडीपी कहते हैं। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें जो विदेशी व्यक्ति हैं, मान लीजिए कोई अमेरिका का व्यक्ति भी तो भारत में कमा रहा है, तो क्या उसका कमाई जीडीपी में सम्मिलित होगा या नहीं होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, है ना। जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष के अंतराल में किसी देश की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन किया गया हो उसी का जो वर्तमान मूल्य होता है वही उस देश की जीडीपी होता है। ठीक है, नहीं होगा? वाह, बहुत बढ़िया, धन्य हैं आप सभी लोग। डेफिनेशन नहीं समझे? डेफिनेशन क्या है? मान लीजिए ये भारत की सीमा है, ये क्या हो गया अपना भारत है, और जीडीपी का डेफिनेशन क्या हुआ कि एक वर्ष के अंतराल में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं के मूल्य का, है ना, सभी वस्तुओं का मूल्य जो होता है वही जीडीपी कहलाता है। अब कोई यूएसए से आके भारत में कमाए, उसकी इनकम भी इसमें सम्मिलित होगी। कोई कनाडा से आके कमाए, उसकी इनकम भी सम्मिलित होगी। विदेशी कंपनियां जो यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य कर रही है, उत्पादन का कार्य कर रही है, वो कमा रही है, उसका भी पैसा तो इसमें सम्मिलित होगा। जब ये सम्मिलित होगा तो मन में एक प्रश्न आना चाहिए ना कि हमारे जो भाई बंधु विदेशों में रह के काम कर रहे हैं उनका ऐड होगा कि नहीं होगा? तो उनका तो हम माइनस करेंगे ना, तब तो एनएनपी यहां पर निकलेगा। ठीक है, और एनएनपी ही हमारे देश का राष्ट्रीय आय होता है, याद रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो नेट नेशनल, है ना, प्रोडक्ट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनएनपी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं, है ना, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। पैसा बाहर बाहर देखिए एनएनपी में क्या होगा। अब एनएनपी में देखिएगा, जीडीपी तो ये समझ में आ गया कि देश के अंदर जो भी उत्पादन कर रहा हो, चाहे भारतीय लोग कर रहे हो या विदेशी कर रहे हो, ये बातें समझ में आ गई। एनएनपी में क्या करेंगे? अब यही जो विदेश में जा रहा है उसको हम माइनस करेंगे, और हमारे भाई बंधु जो विदेशों से अर्जित करके भारत भेज रहे हैं उसको प्लस करेंगे, तब हमारा निकलता है एनएनपी। अब समझ में आ गया? अब अर्थव्यवस्था इतने डिटेल में मत पढ़वाओ मुझसे, जो समझा रहा हूं समझो, है ना। दो शब्द समझो, जीडीपी में सब सम्मिलित है, भारतीय की इनकम भी है, विदेशियों की भी इनकम है, ये जीडीपी हो गया। लेकिन एनएनपी निकालना होगा तो अब इसमें विदेशी जो लोग कमाए वो तो विदेश लेकर चले गए, तो इसको हम माइनस कर देंगे। लेकिन हमारे भाई बंधु विदेशों में रह के कमा के भारत भेज रहे हैं तो उसको प्लस कर देंगे। तो विदेशियों का माइनस और भारतीयों का यहां पर प्लस करेंगे। उसके बाद जो आता है इसको बोलते एनएनपी, और इसी को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो जीडीपी की बात करेंगे वो एनएनपी नहीं होगा, ये बातें आप सभी लोग ध्यान रखेगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना, ग्रोस डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू, घर के अंदर, सीमा के भीतर, है ना। और एनएनपी क्या हो गया? नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने यहां पर उत्पादन किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था कि आप लोग अर्थव्यवस्था में इतने कमजोर हो, है ना, नहीं तो फिर तो अगर ये टर्म्स में ना समझाऊं तो मैं गारंटी देता हूं कि ये सारी चीजें आप सभी को समझ में नहीं आएगी, है ना। इसलिए मैं सारी चीजें थोड़ा सा, है ना, एक दो क्लास एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है, एक्स्ट्रा कर लेंगे, लेकिन चीजें इतनी दिमाग में घुसा दूंगा कि सारी चीजें आपको अच्छे से पता हो। बशर्ते आप सभी को 5 स्टार करना है ना। लेकिन फिर भी कोई भी, इतना अच्छे से समझाता हूं फिर भी कोई भी 5 स्टार रेटिंग नहीं करता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये जो 7% था ये वास्तविक वृद्धि दर, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? रियल बोलेंगे। ठीक है ना। ये क्या है? तो ग्रोथ रेट 2022-23 में कहा गया कि 7% यहां पर रहने वाली है, और 23-24 में हमने क्या कर ली कि ये 6 से 6.8 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, सब 5 स्टार करते हो, लेकिन फिर भी 5 स्टार से कम कैसे आ जाता है? कोई ना कोई तो होगा ना बेईमान, इसमें कोई ना कोई तो बेईमान होगा जो यहां पर 5 स्टार नहीं देता होगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं, है ना, कि भारत की अर्थव्यवस्था देखें तो कितनी बड़ी है ना। इसमें क्या कहा गया? भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें, है ना, कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, या हम ऐसे कहें कि अगर हम देश में देखें, है ना, पूरे वैश्विक स्तर पर,
तो भारतीय अर्थव्यवस्था कितने नंबर की है? तो देखिएगा, दो तरीके से यहाँ पर अर्थव्यवस्था की काउंटिंग की जाती है। एक किया जाता है पीपीपी के आधार पर, है ना, एक क्या किया जाता है पीपीपी के आधार पर, और दूसरा जो यहाँ पर किया जाता है, याद रखिएगा, दूसरा कौन सा, तो वो हो जाता है हमारा विनिमय दर के आधार पर। ठीक है ना, विनिमय दर के आधार पर। ठीक, अगर मूल रूप से देखा जाए तो हम विनिमय दर की ही बात करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर खरीद बिक्री है इसके आधार पर, और इसके आधार पर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है ना, विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, और वहीं अगर हम पीपीपी की बात कर लें, है ना, तो पीपी के आधार पर ये विश्व का तीसरा, है ना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, मुझे पता है कमेंट में पीपीपी आ गए होंगे, पीपीपी क्या है, मैंने अभी तक देखा नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा था कि मैक्सिमम लोगों के मन में ये रहेगा पीपीपी, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की क्षमता, है ना, खरीदने की क्षमता के आधार पर। जैसे होता है ना, मार्केट में या समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, है ना। आइए एग्जांपल से आपके दिमाग में छापता हूं। अर्थव्यवस्था तो मैं ऐसे पढ़ाता हूं, है ना, कि आपके डेली लाइफ से अर्थव्यवस्था बड़ा इजी है। अर्थव्यवस्था में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ ना हो, बस उसको समझना है। लेकिन किताबी भाषा जो है वो हमें समझ में नहीं आती है, उसको रियल जीवन पर हम जोड़ के देखें, वहां से एग्जाम्पल ले, तो अर्थव्यवस्था इतना बढ़िया छप जाता है कि फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए यहाँ पर देखते हैं, एक क्या हो गया पीपीपी, यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी हो गया, और दूसरा विनिमय दर हो गया, यानी कि यहाँ पर ये समझिएगा कि किसके पास कितने पैसे हैं। ये क्या होगा, किसके पास कितने पैसे हैं और किसके पास कितना खरीदने की क्षमता है। पीपीपी का मतलब क्या हुआ, किसके पास कितना खरीदने की क्षमता है, और विनिमय दर का मतलब हो गया किसके पास कितने पैसे हैं। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी है ना। इसके पास मान लीजिए ये इसके पास 5 लाख रुपए है ना, 5 लाख रुपए है, और इसके पास मात्र 20,000 ही रुपए है। ठीक है, इसके पास 20,000 रुपए हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है बड़ा मक्खड़ है, क्या है, बहुत ही ज्यादा मक्खड़ व्यक्ति है। 5 लाख रखा हुआ है, लेकिन 5 रुपए का चाय पीने में 100 बार सोचता है। अगर 2-4 मित्र अगर आ जाएं तो इससे चाय ना पिलाया जाता है। यानी कि इसकी पीपीपी क्षमता क्या है, पीपीपी क्षमता के आधार पर ये 20 से भी नीचे है। और 20 जो है, भले इसके पास 20 रुपए है, चाय वाय पीने में कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दोस्त भी आ जाए तो आराम से चाय वाय पिला देता है, एक बार भी नहीं सोचता। यानी कि इसकी खरीदने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। 20,000 ही है, लेकिन जिगरा है इसके पास कि हम खरीद सकते हैं, और इसके पास 5 लाख है, लेकिन जिगरा नहीं है कि ये चाय पिला सके। तो अगर हम कहें पीपीपी के आधार पर सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है ना, तो वो हो जाएगी बी की। और बात करें किसके पास पैसा ज्यादा है, विनिमय दर, है ना, तो वो हो जाएगा आपका एक। आप समझ में आ गया, आप समझ में आ गया। हाँ, इसको बोलते एक्सचेंज रेट, है ना, विनिमय दर को बोलते एक्सचेंज रेट, और ये हो गया क्या चीज, परचेसिंग पावर पैरिटी। अब कोई भूलेगा इन दोनों को, कभी कोई भूलेगा आप में से, कोई भी है, कोई भी भूलेगा, है ना। तो अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था हमारे जीवन से ही तो जुड़ा है। हम शुरू से ही व्यापार वाणिज्य करते आ रहे बचपन से। जैसे मान लीजिए माताजी ने 30 रुपए दिया कि बेटा जा 10 पार्ले जी खरीद के ला, 3 रुपए में पहले मिलता था। ठीक है, तो गए 10 के 10 अगर हम खरीद के लेकर चले आए तो हमें उसमें लॉस नहीं हुआ, घिसावट नहीं, डेप्रिसिएशन उसमें नहीं आया, है ना। यानी कि मूल्य अभी भी उसका 3 रुपए ही है। लेकिन 10 लेने गए, और कई सारे आप में से कई सारे होंगे ना कि दुकान पर कुछ खरीदने जाते थे तो पॉलिथीन में मिल गए, ऐसे नचाते हुए उंगली में लेकर आते थे। कोई है, थोड़ा फटाफट कमेंट करके बताओ, है ना। कुछ भी खरीदे, पार्ले जी ले लिए 10, उंगली में से नचाते हुए, कूदते हुए, फांदते हुए आ रहे हैं, पता चला कि पैर फिसला और 2 पार्ले जी है उसी में बिखर गया। अब आपके पास घर पे कितने पहुंचे, 8 ही तो पहुंचे। घर पे कितने, तो घर पे पहुंचे आपके 8। मम्मी खरीदने के लिए पैसे दी थी 10, खरीद के ले गए 8। यानी कि डेप्रिसिएशन क्या हो गया यहाँ पर, है ना, ह्रास कितने हो गए, 2 पार्ले जी का मूल्य घट गया, अर्थात अब आपका 1 पार्ले जी 3 रुपए का नहीं रहा, उससे ज्यादा मूल्य इसकी बढ़ गई है।
सब कुछ है, सब कुछ आपने कर रखा है। अर्थव्यवस्था बहुत इजी है। अगर अर्थव्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था की तरह पढ़े तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, इसके बाद ये समझ में आ गया, मन में ये भी आता होगा ना कि पांचवा जब भारत है तो चार कौन है। आइए टॉप 10 आप सभी को लिखवा देता हूं, है ना। सबसे पहले नंबर 1 पर कौन है? सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? तो वो है आपका यूएसए के पास, है ना। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? यूएसए के पास है। इसके पास लगभग $21.5 ट्रिलियन का संपत्ति है। दूसरे नंबर पर देखें तो दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर चीन है ना। चीन के पास $14.14 ट्रिलियन की संपत्ति है, अर्थव्यवस्था है उसकी, है ना। तीसरे नंबर पर देखें तो तीसरे नंबर पर कौन है? जापान है ना। तीसरे नंबर पर कौन है? जापान है। और जापान की अर्थव्यवस्था जो है वो है आपकी 5.15 ट्रिलियन की, है ना। चौथे नंबर पर कौन है? तो चौथे नंबर पर लिख लीजिएगा, चौथे नंबर पर है जर्मनी, जिसकी, है ना, चौथे नंबर पर कौन है? जर्मनी। और इसकी अर्थव्यवस्था जो है लगभग $4 ट्रिलियन की है ना। पैसा वैसा क्या लिखना है ना, बस ऐसे समझ लीजिएगा। एक नंबर पर यूएसए, फिर चीन, फिर जापान और फिर जर्मनी। उसके बाद पांचवें नंबर पर आ जाता है अपना प्यारा भारत। पहले पांचवें नंबर पर ब्रिटेन हुआ करता था, ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया, है ना। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ही क्या थी? वो आते हैं और यहां से लूट कर लेके जाते हैं, इससे इनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो जाती है। अन्यथा की स्थिति में इसकी तो कैपेसिटी नहीं थी, इसकी भी कैपेसिटी नहीं थी। अगर मध्यकाल में भारत में जो लुटेरे नहीं आते, है ना, उसके बाद आधुनिक काल में यूरोपीय कंपनियां नहीं लूटती, तो भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी कोई अर्थव्यवस्था थी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सोना चांदी हीरे जवाहरात खेलते थे बच्चे यहां पर, है ना, सब लूट कर लेकर चले गए। जो सोने की चिड़िया थी अपनी भारत, उसको टीन का चीना बना, है ना, टीन का चिड़िया बना के सब चले गए। और भारत की वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 3.35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। और हमने टारगेट रखा है कि 2024-25 आते आते इसको हम 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बना लेंगे। ठीक है, तो 2024-25 तक हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद छठवें नंबर पर जो है वो है आपका, है ना, यूनाइटेड किंगडम। सातवें पर फ्रांस, आठवें पर इटली, फिर ब्राजील, फिर कनाडा, है ना। तो ये आपके टॉप 10 अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो नंबर 1 पर यूएसए, फिर चीन, फिर जापान, है ना, फिर जर्मनी और फिर भारत है। और देखा जाए तो विनिमय दर के आधार पर भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, और पीपीपी के आधार पर देखा जाए तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हमारे पास क्षमता है खरीदने की। ठीक है ना, क्लियर? बड़े आगे हो गया इतना। चलिए अगला लिखिएगा। अगला हम बात करते हैं जीएसटी की, है ना। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कब लागू हुआ? 2017 में। और जीएसटी करदाता, इनकी संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, पिछले वित्त वर्ष में इनकी संख्या थी 70 लाख, है ना। और ये बढ़ के कितना हो चुका है? तो 1,40,00,000 हो चुका है। तो जीएसटी करदाता की संख्या भी आप सभी लोग यहां पर लिख लीजिएगा, है ना। ये पहले, है ना, ऐसे लिखते हैं, पिछले वित्त वर्ष में, है ना, पिछले वित्त वर्ष में ये कितना था, है ना, फाइनेंशियल ईयर हो जाता अंग्रेजी में। तो पिछले वित्त वर्ष में ये कितना था? तो मात्र 70 लाख इनकी संख्या थी, जो कि वर्तमान में कितना हो चुका है? तो ये वर्तमान में हो चुका है डबल, सीधे डबल, 1,40,00,000, है ना, 1,40,00,000 इनकी संख्या हो चुकी है। यानी कि जीएसटी के दायरे में देखा जाए तो जितने लोग पिछले वित्त वर्ष में थे, अब इसके डबल यहां पर हो चुके हैं। ये डेटा भी यहां पर लिख लीजिएगा। नहीं, बफरिंग नहीं हो रहा है, बफरिंग नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, यहां से सब कुछ ठीक है। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला, है ना, इसके बाद अगली डेटा लिखिएगा यहां पर, राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा। अगला क्या लिखेंगे आप सभी लोग? अगला लिखेंगे यहां पर राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा अंग्रेजी में क्या होता है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, है ना, राजकोषीय घाटा। और
अंग्रेजी में हो जाता है फिजिकल डेफिसिट, मैं लिख ही देता हूं, है ना, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है ऐसे समझिएगा, है ना, फिर से समझाता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप घर से बाहर, है ना, पटना वटना में गए पढ़ने के लिए, ठीक, आपके खर्चे, है ना, आपके खर्चे जो हैं, मान लीजिए कि खर्चे जो है आपके कितने हैं, 10,000 रुपए हैं, है ना, 10,000 रुपए हैं, और लगभग 10,000 के आसपास पिताजी भेज भी देते हैं, लेकिन किसी कारणवश बोले, फोन करे कि बेटा पैसा तो पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं तुमको 9,500 रुपए भेज रहा हूं। ये आपकी क्या हो गई, आय हो गई, है ना, तो आय हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, व्यय हो गई। तो आपके टोटल खर्चे हुए 10,000 रुपए, लेकिन आपके घर से पैसे कितना है, 9,500 रुपए, तो आपके माइनस में कितने चले गए, 500 रुपए चले गए। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट, है ना, यानी कि 500 रुपए अब आपको चाहिए चाहे जहां से भी, सरकार को भी चाहिए होता है, जितना जब आय से ज्यादा व्यय होने लग जाए तो ऐसी स्थिति में फिजिकल डेफिसिट होता ही होता है ना, राजकोषीय घाटा होगा ही होगा, और इसकी पूर्ति भी करनी होती है। तो कहीं ना कहीं से, जैसे आप अपने मित्र से मांगेंगे कि भैया 10,000 रुपए हमने खर्चे तो हो गए हमारे, लेकिन पिताजी 500 रुपए कम भेजे, 500 रुपए दे दो, है ना, अगली बार भेजेंगे तो मैं तुमको दे दूंगा। तो आपका खर्चा तो 10,000 ही हुआ, 500 रुपए आप कर्जे में चले गए, और वहीं कर्जे में जाना यानी कि फिजिकल डेफिसिट हो जाएगी। तो व्यय माइनस, है ना, आय माइनस व्यय जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। और ये फिजिकल डेफिसिट क्या रहा, ये बातें समझ में आ रही है ना, सारी बेसिक भी आप सभी को, है ना, आप सभी को मैं यहाँ पर बेसिक भी बताते हुए चल रहा हूं, है ना, करंट के साथ साथ बेसिक। और ये जो अंदाजा लगाया गया कि 2022-23 में 6.4% रहने वाला है, ठीक है ना, 2022-23 के दौरान ये 6.4% रहने वाला है। जो पिछले वित्तीय वर्ष में देखा जाए तो ये कितना था, तो पिछले वित्तीय वर्ष में 6.7 था, लेकिन इस बार अंदाजा लगाया गया है कि ये 6.4% रहने वाला है। ठीक है, राजकोषीय घाटा समझ में आ गई। ठीक, बढ़े आगे। ये जीएसटी के दायरे में आए हुए लोग हैं, इनकम टैक्स तो सब देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स मैं भी देता हूं, लेकिन मैं तो जीएसटी में नहीं देता ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, तो इनकम टैक्स, है ना, और जीएसटी। ठीक, पहले देखिएगा, पहले टैक्स दो कैटेगरी में थे, एक इनकम टैक्स था, है ना, मतलब दो चीजें, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनको हटाकर सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जीएसटी के माध्यम से, यानी कि इसके माध्यम से आपको जगह जगह पर जो टैक्स देनी पड़ती थी, वो जगह जगह पर टैक्स यहां पर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे होता था कि मान लीजिए कंपनी में कोई वस्तु बना, उससे जो उसको प्रॉफिट हुआ, वहां पर भी उसको टैक्स लग गया, उस वस्तु पर कंपनी का भी टैक्स लग गया। वहां से जब होलसेल वाला लेकर आया, उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। होलसेल वाला जब रिटेलर के पास लेकर आया, उसके पास भी टैक्स लग गया, और फिर आपको जब बेचा गया तब भी आपके पास टैक्स देना पड़ गया। तो विभिन्न जगहों पर टैक्स देना पड़ता था। इसको समाप्त करने के उद्देश्य से जीएसटी लाया गया, और अंतिम रूप से देखा जाए ग्राहकों से ही इसको वसूल लिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, तो ये राजकोषीय घाटा हो गया। इसके बाद आगे लिखेगा, अभी हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, यानी कि जब ये जारी किया गया था, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा, है ना। तो विदेशी मुद्रा भंडार लिखेंगे आप सभी लोग, है ना, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन रिजर्व बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व। और इसी के माध्यम से हम किसी अन्य देशों से हम क्या करते हैं, व्यापार वाणिज्य कर पाते हैं। और 1971 का समय काल आपको पता होगा, यही फॉरेन रिजर्व हमारे पास मात्र 7 दिनों का बचा हुआ था, जिस कारण से हमें लोन लेने के लिए आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा। और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने यहां पर एक शर्त रखी कि हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन तब देंगे जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलेंगे, है ना, ओपन इकोनॉमी जब आप वहां पर लागू करेंगे, साथ ही साथ अपने विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, है ना। इसी को क्या कहा गया, एलपीजी। एलपीजी फुल फॉर्म क्या है, एक बार सभी लोग बताएंगे, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कब लागू हुआ, 1971 में। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व इतना नहीं था,
हमारे पास इतना ही रिजर्व बचा हुआ था कि हम अपने देश को आगे 7 दिनों की जितनी भी आवश्यक वस्तु थी वो खरीद पाते, उसके बाद से हम, है ना, धाराशायी हो जाते। तो हम गए आईएमएफ के पास, उसने शर्त रखी कि आप ये लगाइए, है ना, ये सारा जो आप विभिन्न क्षेत्रों पर अंकुश लगा रखे हैं, इन सारे अंकुश को हटाइए, बैरियर को तोड़िए, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़िए, हम आपको पैसे देंगे। और फाइनली हमें यहां पर करना पड़ा था। ठीक है, कब हुआ था? 1991 में। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, एलपीजी ये कितना है वर्तमान में? तो ये है लगभग 562 करोड़ के आसपास, है ना। तो यहां पर कितना है? लगभग 562, है ना, लगभग 562 बिलियन, करोड़ नहीं, बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 562 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास हमारे पास, जब ये आपकी यहां पर पढ़ रही थी आर्थिक सर्वेक्षण, उस समय हमारे पास 562 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है यहां पर। हाँ बिल्कुल डॉलर में होगा। अब डेली यूज रुपए का होता है तो मुंह से पहले रुपए ही निकल जाता है, लेकिन फाइनली यहां पर डॉलर ही होगा। आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा, है ना, कि यहां पर मुद्रास्फीति दर, मुद्रास्फीति दर यहां पर क्या रहने वाली है? मुद्रास्फीति दर, इसका अंग्रेजी क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन रेट, है ना। अंग्रेजी क्या होता है इसका? इन्फ्लेशन। ये तो पता है ना। इसके माध्यम से मुद्रास्फीति ऐसे नॉर्मली समझिएगा, इसके माध्यम से हमारे रुपए का अवमूल्यन किया जाता है, रुपए की वैल्यूएशन गिरती है ना। और ये फिर हर साल तो गिरती है, आप देखते ही होंगे कि आज से 2-3 साल पहले $1 का 68 रुपए 65 रुपए हुआ करता था, वर्तमान में $1 का 82 रुपए के आसपास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन रेट जो है यहां पर ये बढ़ रही है। ठीक है ना, धीरे धीरे हमें इसको क्या करना है? घटाना है। और ये कितना है वर्तमान में? बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 6.8%। तो ये कितना रहने वाली है? तो 2022-23 के दौरान ये आपकी रहने वाली है 6.8%। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना, 6.8%। अच्छा, खुशबू जी बोल रही सर मेरा बेटा आपको मामा बोल रहा, बिल्कुल बुलवाइए, है ना, खुशी होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सामान्य भाषा में इसको महंगाई दर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? महंगाई दर। रुपए की वैल्यू घटेगी यानी कि वस्तु महंगी होगी। अब मान लीजिए, है ना, कि कोई ब्रेड की थैली जो पहले 20 रुपए में मिलता था, है ना, ब्रेड तो वही रहा, उसमें क्वांटिटी मान लीजिए 250 ग्राम था तो 250 ग्राम अभी भी है, लेकिन वो 25 रुपए में मिला। क्यों? क्योंकि मूल्य जो है यहां पर रुपए का अवमूल्यन कर दिया गया, उसका भाव जो है कम हो गया। और कम होने का मतलब कि महंगाई बढ़ गया, पहले 20 में मिलता था, अब 25 में मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, मतलब सब कुछ मैं ही पढ़ा दूं, है ना, एक्स्ट्रा समय में ज्योग्राफी या इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा दिए, सब कुछ हम ही पढ़ा दें? आइए बड़े आगे, इन्फ्लेशन रेट हो गया। चलिए चलिए आगे लिखिएगा। अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो 3 हमारे क्षेत्र हैं, है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर हैं। किसका अर्थव्यवस्था में कितने का योगदान रहा है ये लिख लीजिएगा। ठीक है ना। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कृषि क्षेत्र की। एक हमारा क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा उद्योग, है ना, और तीसरा क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। और यहां पर हम जो बात करेंगे वो हम बोलेंगे जीवीए। जीवीए का फुल फॉर्म पता है ये क्या है? एक बार सभी लोग बताएंगे। जीवीए का मतलब क्या हो गया? सबको पता है? इसका फुल फॉर्म पता है? एक बार सभी लोग बताएं। जीवीए, जीवीए नहीं पता? चलिए, इसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि 2019 में आपके पास 50,000 रुपए थे, ठीक है, और 2023 में आपके पास ये
70,000 रुपए हो चुके हैं। तो अब कहा जाएगा कि इसमें जीवीए क्या है ना, जीवीए क्या है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि जितना आपके पास पैसा था उसमें और आपने कितना ऐड कर लिया। तो ये कर लिया आपने कितना, 20,000 रुपए। तो जीवीए पूछा जाए कितना परसेंट हो गया, तो 50,000 का 20% निकाल लीजिएगा, है ना। और जो आ जाएगा परसेंटेज में वही क्या हो जाएगा, आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। यानी कि पिछले साल कितना था और अब कितना हुआ, इसी को हम कहेंगे, दोनों में डिफरेंस जो होगा इसी को हम बोलेंगे जीवीए, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक, ये बातें समझ में आ गई, है ना। आशा करता हूं, है ना, टर्म्स आप सबको पता होता तो अब तक ये पूरा आर्थिक सर्वेक्षण हमारा समाप्त हो गया होता। ठीक है, तो कहां पर कितनी कितनी डेटा दी गई है, अब मुझे भी इतनी डेटा तो याद रहती नहीं है, मुझे भी कभी कभार देखना पड़ जाता है, क्योंकि ये डेटा गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो देखिएगा, अगर हम कृषि की बात कर ले तो कृषि पर ये 3.5% है ना। कृषि में दिया गया है जो डेटा वो है आपकी 3.5%। ठीक है, वही उद्योग क्षेत्र में जो यहाँ पर बात किया गया है वो 4.1% रहने की बात की गई है, उद्योग क्षेत्र में 4.1%। और वही सेवा क्षेत्र की बात कर ले, सर्विस सेक्टर की, तो इसमें जो यहाँ पर दिया गया है वो 9.1% का अनुमान लगाया गया। कितना, 9.1% का अनुमान लगाया गया है। यानी कि प्रश्न पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां, तो देखिएगा सेवा क्षेत्र में। अब देखिएगा, दो शब्द मिलता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, एक मिलता है आपको डेवलपिंग कंट्री और दूसरा मिलता है डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, देखिएगा, 3 हमारे सेक्टर है, एक प्राइमरी सेक्टर हो गया, एक सेकेंडरी और तीसरा हमारा टर्शियरी, यानी कि ये क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, यानी ये क्या हो गया, हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, हमारा द्वितीयक क्षेत्र हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक, और इसको बोलते हैं हम तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी, तृतीयक, है ना। इसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है, सेवा आ जाता है, इसके अंतर्गत उत्पादन आ जाता है, और इसको शॉर्ट में कहें तो जो हमारे धरती से जुड़ा हो, है ना, जैसे कि हम कृषि कार्य कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, वो सारे काम जो प्रकृति से जुड़ा हो, धरती से जुड़ा हो, उसको हम प्राथमिक सेक्टर में रखते हैं, है ना। जैसे कि गेहूं उत्पादन कर लिया, वो हमारा प्राथमिक सेक्टर आ गया। गेहूं का उपयोग करके हमने बिस्कुट का उत्पादन कर लिया, हमारा क्या हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया, है ना। और फिर उसको बेचने के लिए जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं, है ना, सेवा दे रहे हैं, कोई व्यक्ति लाकर आपके दरवाजे तक पहुंचा रहा है, ये क्या हो गया, आपका तृतीयक सेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेवा क्षेत्र है। किसी भी देश को हम डेवलप कंट्री कब कहते हैं, जब अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान आपका तृतीयक क्षेत्र का हो, है ना। अभी भारत में देखें तो अभी भी लगभग 72%, 70-72% लोग जो हैं उनको रोजगार कहां से, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से आपको कहां से मिलती है, प्राथमिक सेक्टर से मिलती है, और मूल रूप से कृषि पशुपालन से यहाँ पर मिलती है। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, इसकी संख्या में कमी आ रही है, और कमी आते आते जिस दिन इसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी उस दिन हम कहेंगे कि हम डेवलप यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, अब प्राथमिक सेक्टर में जैसे कुदाल है, कुदाल से एक व्यक्ति दिन भर में कितना, है ना, भोजपुरी में कहते हैं ना खेत कोड़ना, ठीक है, खेत कोड़ना यहाँ पर बोलते हैं ना। तो एक व्यक्ति अकेला कुदाल से कितना कोड़ सकता, 1 कट्ठा 2 कट्ठा कोड़ेगा। लेकिन जब वही देश डेवलप्ड होगा तो ये व्यक्ति कुदाल से क्यों कोड़ेगा, विभिन्न प्रकार की मशीनें होगी इसके पास, और अकेले लगभग 1,000 10,000 लोगों के बराबर ये काम कर देगा, तो क्या होगा, ये देश डेवलप ही तो कहलाएगा। तो ये समझ में आ गई कि जब सेवा सेक्टर में देखा जाए तो इसमें जीडीपी के योगदान में सेवा सेक्टर का योगदान जब ज्यादा होने लग जाए तो हम कहेंगे धीरे धीरे हम डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं, और भारत जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन एक बार और समझाना है। देखिएगा, इन्फ्लेशन ऐसे सामान्य रूप से, क्लास है सर, क्लास है, हाँ नहीं टीचर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इन्फ्लेशन देखिएगा, अभी मैंने समझाया है ना क्या चीज की, देखिएगा जैसे पार्ले जी का ही एग्जांपल लेते हैं, सब कोई खाया होगा, मैं भी बड़ा खाया हूं, और पार्ले जी पानी से खाने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है ना। कितने लोग पानी से पार्ले जी खाते हैं, मैं अभी भी पार्ले जी पानी से खाता हूं, मजा आ जाता है। ठीक है, तो ये पार्ले जी है, ठीक है। पहले इसका मूल्य कितना था, पहले इसका मूल्य था 3 रुपए, है ना, 3 रुपए में मिलता था ये। आज देखा जाए तो इसका मूल्य बढ़ के कितना हो गया है, 5 रुपए हो गया है, और क्वांटिटी उतना ही है। अगर क्वांटिटी मूल्य बराबर रखना है तो क्वांटिटी यहां पर कम किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
है ना, कि पहले 3 रुपए का था अब 5 रुपए, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, महंगाई हो गई। क्या हो गई, महंगाई हो गई। और ये महंगाई क्यों हुई, क्योंकि रुपए का वैल्यूएशन जो है यहाँ पर कम हुआ है। अगर कंपेयरिंग में देखें तो इस मूल्य में देखा जाए तो इसमें मान लीजिए 50 ग्राम पार्ले जी का क्वांटिटी था और 5 रुपए में मिल रहा है, तो 50 ग्राम ही अभी भी क्वांटिटी यहां पर रखा गया है, लेकिन 2 रुपए बढ़ गया। क्यों, क्योंकि रुपए की वैल्यूएशन जो है गिर गई। पहले हम 3 रुपए में 50 ग्राम खरीद सकते थे, लेकिन अब 3 रुपए की इतनी औकात नहीं कि ये 50 ग्राम पार्ले जी ये खरीद सके, है ना। थोड़ा सा ऐसे शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3 रुपए के पहले औकात थी कि 50 ग्राम पार्ले जी खरीद ले, लेकिन अब 3 रुपए का वैल्यूएशन गिर चुका है। अब इसकी इतनी औकात नहीं कि 50 रुपए का, है ना, 50 ग्राम के पार्ले जी खरीद सके। इसी को कहते हैं हम रुपए का अवमूल्यन, है ना। क्या कहते हैं, महंगाई। तो पहले 3 में मिलता था, 5 में मिलने लग गया, ये हो गई क्या, महंगाई, इन्फ्लेशन। ठीक है, ठीक, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, है ना, बहुत सारे लोग। देखिए क्वांटिटी में कम उसमें हुआ होगा जो जिसका मूल्य अभी भी 3 रुपए है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए और क्या चीजें यहाँ पर दी गई है ना। अगला लिखिएगा, भारत के व्यापारिक भागीदार, भारत के व्यापारिक भागीदार, ये प्रश्न बीएड में पूछा गया है। ठीक है ना, ये प्रश्न जो है बीएड में पूछा गया और मैंने करवाया था। बीएड में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा थी, ये भी हमने किया था। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूएसए था, ये भी हमने किया था। और एक नीति आयोग का सीईओ पूछा गया था, वो भी हमने किया था, बीवीआर सुब्रमण्यम। तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके लड़े हुए थे। देखिएगा, व्यापारिक भागीदार में अगर हम बात कर ले तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो सबसे बड़ा याद रखेगा, है ना। अगर केवल ये पूछे सबसे बड़ा तो आप सभी को लगाना है यूएसए, है ना, यूएसए। लेकिन व्यापार वाणिज्य की बात करें तो हम 2 तरीके से करते हैं। एक हम निर्यात करते हैं, है ना, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा हम आयात करते हैं, है ना, आयात यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे देश से वस्तु खरीदते हैं, इसको हम आयात बोलते हैं, और दूसरे देशों में हम बेचते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। ठीक है, अगर इस संदर्भ में पूछे तो सबसे, अगर हम निर्यात की बात कर ले तो पहले अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड और फिर चीन, है ना। सबसे पहले अमेरिका, है ना, फिर इसके बाद यूएई, है ना, यूएई, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड, है ना, और फिर यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हम निर्यात कहाँ करते हैं, यूएसए को करते हैं, फिर यूएई को करते हैं, फिर नीदरलैंड को, और फिर हम यहाँ पर चीन को करते हैं। वही आयात की बात कर ले तो सबसे ज्यादा आयात हम कहाँ से करते हैं, तो यहाँ पर दिखेगा, है ना, यूएई अभी भी यहीं पर है, लेकिन यहाँ प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे नंबर पर यूएई है, और 3 नंबर पर आपका यूएसए हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हम आयात कहां से करते हैं, चीन से करते हैं, और सबसे ज्यादा निर्यात हम यूएई को करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार पूछ दे तो आप सभी लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, यूएसए डालेंगे। ठीक है, ये डेटा लिख लिया सबने। अच्छा, हाई कोर्ट में भी था, मैं बोलता हूं ना, बस करेंट, है ना, जो करवाता हूं बस कर लीजिए, है ना, आपके लगभग आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़े आगे। चलिए 2-3 चीजें इसमें और भी यहाँ पर दिया गया है ना, क्या चीजें, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो एक तो फर्टिलिटी रेट यहाँ पर दी गई है ना, ये हो गया, बढ़े आगे अगले पेज पर। समय समाप्त होने वाला, 10 मिनट पहले स्टूडियो खाली करना होता है, तो थोड़ा सा, है ना, तेजी से कर लेते। 2-3 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो लिख लीजिए यहाँ पर फर्टिलिटी रेट, है ना, फर्टिलिटी रेट कितनी है ना। तो फर्टिलिटी रेट जो है पहले ये 2.4 हुआ करती थी, और अब यानी कि वर्तमान में ये 2.1 हो चुकी है। और 2.1 जो होती है एकदम आदर्श स्थिति होती है। जिस देश की फर्टिलिटी रेट 2.1 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक महिला के द्वारा कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है। तो एक महिला जो है एवरेज औसतन 2.1 बच्चों को जन्म देती है। अब ये दिमाग में मत लेना कि एक महिला 2.1 बच्चों को जन्म कैसे देगी, है ना, 2 बच्चे और एक का हाथ है, नहीं, ऐसा थोड़ा ना होगा। मान लीजिए 10 महिलाएं हैं, किसी ने 3 दिया, किसी ने 4,
है ना, किसी के बच्चे भी नहीं हुए। तो अब क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। वैसे ही एवरेज जो है 2.0 इस, है ना, 2.1 जो इसको आदर्श स्थिति बोलते हैं। जिस देश की फर्टिलिटी रेट 2.1 होती है उस देश की जनसंख्या स्थिर रहती है, ना तो बढ़ेगी और ना ही यहाँ पर घटेगी। ठीक है ना, ये बातें समझ में आ गया। तो ये लिख लीजिएगा 2.1 हो गया आपका। ठीक है, चलिए, और यहां पर ये याद रखिएगा। और क्या, तो कार्बन उत्सर्जन की यहां पर बात की गई है ना, कार्बन उत्सर्जन की यहां पर बात की गई है। कार्बन उत्सर्जन इसको शून्य करने का टारगेट, तो मैं तो एक बार नहीं 1000 बार आप सभी को पढ़ाया था कि 2070 तक भारत ने टारगेट रखा हुआ है कि कार्बन उत्सर्जन जो है क्या कर लेना है, शून्य कर लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ बात करें 2030 तक, तो 2030 तक टारगेट ये है कि हरित हाइड्रोजन जो है ना, हरित हाइड्रोजन ऊर्जा के माध्यम से, हरित हाइड्रोजन ऊर्जा के माध्यम से हम क्या करेंगे, तो अपने आप को ऊर्जा के क्षेत्र में हम क्या कर लेंगे, आत्मनिर्भर कर लेंगे, यानी कि दूसरे देशों से हमें ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही साथ हमने टारगेट रखा है कि 40% जो हमारी ऊर्जा है वो हम किसके माध्यम से, तो नवीकरणीय माध्यम से हम करेंगे, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो जितना भी हम ऊर्जा का उपभोग करते हैं उसका 40% ऊर्जा हम उत्पादन किसके माध्यम से, तो नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। यानी कि जो गैर जीवाश्म जिसको बोलते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, जैसे कि हमारी सोलर ऊर्जा हो गई, है ना, पवन ऊर्जा हो गई, टाइडल एनर्जी आजकल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो हम जल विद्युत प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें, और इसके माध्यम से हम 40% अपने ऊर्जा को यहाँ पर क्या करेंगे, हासिल करेंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जिसको हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। ठीक, फर्टिलिटी रेट गलत लग रहा है, नहीं 2.1 है ना, फर्टिलिटी रेट 2.1, पहले 2.4 था, अब 2.1 हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो पीडीएफ चाहिए कि सबने लिख लिया है? किसी को पीडीएफ तो नहीं चाहिए? किसी को पीडीएफ तो नहीं चाहिए? सब कुछ लिख लिया सबने? चलिए, कुछ लोग हैं चाहिए वाले, जिनको नहीं चाहिए है ना वो जा सकते हैं, और जिनको चाहिए उनके लिए मैं दे देता हूं। अब सबको साथ में लेकर चल रहे हैं ना, दे देते हैं, टेंशन क्या लेना है। आज 18 है ना, बस हो गया। पीडीएफ जिसको चाहिए वो पीडीएफ ले लीजिएगा। कल उपस्थित होंगे सभी लोग, है ना, और कल हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, पिन कर दिया, सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे इसको, जितने लोग हैं सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, मजा आ गया ना, मजा आ गया सबको? और मजा आए तो 5 स्टार देकर जाने, 5 स्टार से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत मारेंगे, है ना। पढ़ाई भी हो और सब कुछ अच्छे से पढ़ाए भी और फिर भी 5 स्टार ना हो, है ना, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। 5 स्टार देकर जाना याद से। ठीक, चलिए, फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं, अगर 11 बजे समय हो तो आइएगा, अन्यथा की स्थिति में, है ना, हर जगह आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।